नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों के साथ। जॉर्ज की संगिनी जया जेटली को तहलका कांड में 4 साल की सज़ा। भूमि पूजन से पहले पुजारी और 16 पुलिसकर्मियों को हुआ कोरोना। कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, सोज ने कहा मैं कैद में। शिक्षा का निजीकरण का नाम है नई शिक्षा नीति, पढ़ाई होगी महंगी। फिल्म स्टार सुशांत का केस और उलझा, अब ईडी भी जांच में कूदी। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब सिलसिला शुरू करेंगे खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आप गोदी मीडिया से नफ़रत करते हैं, अगर उसमें आपको खामियां दिखती हैं, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता को साथ देना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान कीजिए। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस की संगिनी जया जेटली को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के मामले में 4 साल की सज़ा सुनाई है। उनकी ही पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुरगई को भी इसी मामले में 4 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं। बुधवार को इस अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था और गुरुवार को सज़ा सुनाई गई। बता दें कि साल 2001 में तहलका नाम के एक निजी मीडिया हाउस ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम से एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग में रक्षा मंत्रालय से जुड़े कई बड़े अफसरों और नेताओं को घूस लेते हुए दिखाया गया था। इस स्टिंग के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफ़ा देना पड़ा था, क्योंकि जया जेटली उनके साथ उनके घर में रहती थी और स्टिंग का एक हिस्सा रक्षा मंत्री के घर में ही रिकॉर्ड किया गया था। इस मामले में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का नाम भी सामने आया था। वो वीडियो क्लिप में नोटों की गड्डियां लेते हुए दिखाए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। मामले में सीबीआई ने 4 लोगों जया जेटली, तत्कालीन मेजर जनरल एसपी मुरगई, गोपाल के पचेरवाल और सुरेंद्र कुमार सुरेखा के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में सुरेखा सरकारी गवाह बन गए थे। करीब 20 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जया जेटली और उनके दो साथियों को भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया है। अब जिन लोगों को 20 साल पहले की घटना याद ना हो, उसे याद करें। एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, देश के इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें हथियारों के सौदे के बारे में तमाम नेताओं और फौज के अफसरों वगैरह से का स्टिंग किया गया था और बड़े पैमाने पर इसका खुलासा हुआ था, जिसने पूरी सरकार को भूचाल में ला दिया था। वाजपेयी की सरकार थी उस समय, वो पूरी तरह से हिल गई थी, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस भी रक्षा मंत्री, वो भी इस स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए थे। उनकी जो जीवन संगिनी है वो उनके घर में रहती थी, जया जेटली, वो भी समता पार्टी की नेता थी और स्टिंग ऑपरेशन में वो भी आई थी। उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। हालांकि वाजपेयी ने उन्हें फिर तुरंत ही, बहुत जल्दी ही वापस रक्षा मंत्री बना दिया था। उसको लेकर बहुत सारी आपत्तियां भी उठी थी। बहरहाल ये मामला खिंचता अब ये यहाँ तक पहुँच गया। उस समय याद होगा आपको, अभी भी अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और तहलका कांड या स्टिंग ऑपरेशन खोजेंगे तो उसमें आपको भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण अपने दफ्तर में बैठे हुए नोटों की गड्डियाँ लेते हुए दिखाई देंगे। तो वो एक ऐसा फुटेज था जिसने पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो हथियारों के सौदों में जो रिश्वतखोरी होती है उसको बेपर्दा कर दिया था और वो सरकार कटघरे में आ गई थी। तो उसी सिलसिले में जया जेटली को ये सज़ा हुई है। बहुत देर से हुई है और बहुत कम लोग इसमें फंसे हैं, सामने आए हैं। राजनीतिक एक तरह से बच जाते हैं, लेकिन यहाँ जया जेटली को इस उम्र में 4 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। हो सकता है इसको वो ऊपर की अदालतों में चुनौती भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इसमें ये मामला सामने आ गया है। उसके बाद से ऐसा तो नहीं हुआ कि हथियारों के सौदों में रिश्वतखोरी बंद हो गई हो। हमने राफ़ेल के बारे में सुना है,
और उसके बहुत सारे प्रमाण भी आए हैं, बहुत सारे अखबारों ने दस्तावेज भी छापे थे। हालांकि उसकी लीपापोती बड़े अच्छे से इस सरकार ने कर दी थी। तो कुछ बदला नहीं, लेकिन लोगों को ये जागरूकता आ गई कि ये हथियारों के जो सौदे होते हैं, बड़े सौदे होते हैं, उसमें बड़े पैसों का लेन देन होता है। तमाम राजनीतिक दल जो अपने आप को पवित्रतावादी बताते हैं, शुचि बताते हैं, वो भी इसमें शामिल रहे हैं और इनसे पैसा लेते हैं। कभी पार्टी फंड में जाता है, कभी जेबों में जाता है, कभी विदेशों के खातों में जाता है। तो ये एक लंबा ताना बाना है जो अभी भी बना हुआ है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आई है। हम सब जानते हैं कि रक्षा सौदों में दलाली खाई जाती है और जमकर खाई जाती है। जितना बड़ा सौदा होता है उतनी बड़ी दलाली होती है। राफेल सौदे के बारे में यही कहा जा रहा था कि बड़ी भारी दलाली खाई गई है, अगर बोफोर्स के घोटाले को याद करें तो उसके मुकाबले। तो ये एक अच्छा संकेत है कि एक मामला एक सिरे पहुंचा है, कुछ लोगों को सज़ा सुनाई गई है, लेकिन इससे बड़ी ज़रूरत यह है कि रक्षा सौदों को कैसे दलाली से मुक्त बनाया जाए। लेकिन इसके लिए कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार बहुत ज़्यादा तत्पर नहीं दिखती है, क्योंकि मोटी रकम कमाने का एक बड़ा स्रोत ये है। और फिर बहुत सारे दलाल घूमते रहते हैं, उनकी भी कमाई का स्रोत है, एजेंट हैं, किकबैक है, वगैरह वगैरह। तो ये सिलसिला भी चल रहा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन कि कृपया अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते हुए ज़रूर चलें। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की ज़ोरदार तैयारियों के बीच एक ज़बरदस्त प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। प्रश्न ये है कि महामारी के दौरान वहां बड़ा आयोजन करना क्या ठीक होगा। दरअसल हुआ यह है कि मंदिर के एक पुजारी और सुरक्षा में तैनात 16 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 अगस्त को होने जा रहे भूमि पूजन से पहले इस समारोह के भव्य आयोजन में जुटी उत्तर प्रदेश सरकार को इससे झटका लगा है। संक्रमित पाए गए पुजारी का नाम प्रदीप दास बताया गया है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण कैसे फैल गया और ऐसी स्थिति में 5 अगस्त का कार्यक्रम कैसे होगा। बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम में 200 लोगों को न्योता दिया गया है, लेकिन इस ताज़ा घटनाक्रम के बाद ये कार्यक्रम कैसे हो पाएगा, इसे लेकर अनिश्चितता के बादल भी मंडरा रहे हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत व दूसरे नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी इसमें शामिल होने की बात कही गई है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और विनय कटियार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब आगे क्या कदम उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मालूम हो कि कोरोना संकट के दौरान अभी भी देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर, धार्मिक कार्यक्रमों पर काफ़ी रोक टोक बनी हुई है। तो बहुत सारे लोगों का सुझाव था कि अगर आपको ज़रूरी है 5 अगस्त को ही इसको करना है, चुनाव भी आ रहे हैं बिहार में, अगर उसके मद्देनज़र ये उद्घाटन अभी करना ज़रूरी है, भूमि पूजन करना ज़रूरी है, तो क्यों ना इसे ऑनलाइन कर दिया जाए। जैसे दुनिया भर के कार्यक्रम डिजिटल हो गए हैं, वैसे पूजन का काम भी कम से कम लोगों को वहाँ उपस्थिति में ऑनलाइन के ज़रिए किया जा सकता था। 1-2 पुजारी वहाँ होते और वो इस काम को करवा देते। लेकिन चूँकि इसको भव्य बनाना है, इसको प्रचारित प्रसारित करना है, तमाम टीवी कैमरों को भी वहाँ इकट्ठे करना है ताकि दुनिया भर में इसका प्रचार हो, वोट बैंक मजबूत हो, हिंदुओं की भावनाएं जागृत हों और उसको वोट में तब्दील किया जा सके, आने वाले चुनाव में उसको भुनाया जा सके। तो एक बड़े कार्यक्रम की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार को इसमें दिख रही है। तो जाहिर है कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे और भी 2550 कोरोना से संक्रमित हो जाएं, वो ये कार्यक्रम 5 अगस्त को होकर रहेगा। प्रधानमंत्री उसमें जाएंगे, ये तमाम नेता भी वहाँ अपना मत्था टेकेंगे और ये कार्यक्रम होगा। लेकिन ये बताएगा इस तरह के कार्यक्रम का ऐसे समय में होना कि हमारी सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं, वो राजनीतिक दल कितने जिम्मेदार हैं, जो कि इस समय जब पूरा देश महामारी से जूझ रहा है तो इस तरह के एक आयोजन को भव्यता प्रदान करके अपनी राजनीतिक गोटियां लाल करने की सोच रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की नज़रबंदी के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। खुद सैफुद्दीन सोज ने
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा दिए गए हलफनामे को झूठा बताया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्होंने सैफुद्दीन सोज को न तो हिरासत में रखा है, न ही वे हाउस अरेस्ट में हैं। उनकी पत्नी के दावे झूठे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सैफुद्दीन को रिहा करने की याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। लेकिन अब खुद सोज ने प्रशासन को झूठा बताया है। ताज़ा घटनाक्रम में वे अपने घर की दीवार से झांककर मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है और उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तभी अचानक पुलिस वाले आकर उनके हाथ दीवार से पीछे खींच लेते हैं और उनको बोलने से रोक देते हैं। पुलिस मीडिया को भी दूर जाने के लिए कहती है। ये सारा वीडियो फुटेज उपलब्ध है और पूरा वायरल हो रखा है। इसके बाद सैफुद्दीन ने इंडिया टुडे से बात करते हुए भी कहा कि कोर्ट में झूठ बोला गया है, इसके बाद सैफुद्दीन ने बोला गया है पिछले साल अगस्त से ही वो हाउस अरेस्ट हैं और केवल 3 बार घर के बाहर गए हैं, जिनमें से 2 बार वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण दिल्ली गए थे और इन तीनों बार उनको पुलिस से अनुमति लेनी पड़ी थी। उन्होंने काफ़ी गुस्से में कहा कि वो साबित करके रहेंगे कि उनको अरेस्ट करके रखा गया और कोर्ट में झूठ बोला गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कोर्ट ने केवल सरकार की बात सुन भर लेने से याचिका खारिज कर दी, क्या अब वो इस नई जानकारी के बाद स्वतः संज्ञान लेगा? सोज की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की थी। ये लाइन आपको मैं फिर से पढ़ूंगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की थी। तो अरुण मिश्रा इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने जो कश्मीर सरकार ने कहा उसको आंख मूंद कर मान लिया और केस को ख़त्म कर दिया। जबकि जो सोज के वकील हैं वो बार बार दोहराते रहे, उनकी एक बात नहीं सुनी गई। तो साफ है कि सरकार का पक्ष कोर्ट ज़्यादा सुन रही है, उनको तवज्जो ज़्यादा दे रही है, उस पर ज़्यादा भरोसा कर रही है और उसने जो कहा उसको मान लिया गया। हकीकत क्या है ये इस वीडियो से स्पष्ट हो गया है और इसी से सुप्रीम कोर्ट का जो नीयत है, जो काम करने का ढंग है, उस पर भी सवालिया निशान लग गए हैं कि वो सचमुच में न्याय करने के लिए बैठा है या निर्णय देने के लिए बैठा है और निर्णय भी किस ढंग से दिए जा रहे हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता का सवाल है कि अब वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ, सरकार यानी जाहिर है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन है, तो सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ अवमानना का केस चलाए, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करे, स्ट्रिक्चर पास करे, ताकि पूरे देश को पता चले कि किस तरह से गुमराह कर रही है सरकार हमारे कोर्ट को। और यही नहीं, बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह से सरकार ने गुमराह किया है। एक के बाद एक इस तरह की गलत बयानी, झूठ सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बोले जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको स्वीकार कर रहा है। ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जागेगा और कोशिश होनी चाहिए कि दूसरी बेंच अब इसकी सुनवाई करे, क्योंकि ये बेंच इस पर एक ये प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए जाहिर है कि कोई और बेंच सुनवाई करे तो बेहतर होगा। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारत सरकार ने करीब 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा की है और साथ ही ये वादा किया है कि वह इसके लिए देश की जीडीपी का 6% खर्च करेगी। ताज़ा हाल देखें तो तस्वीर ये है कि शिक्षा के लिए आवंटित केंद्रीय बजट का हिस्सा 2014-15 में 4.14% था, जो गिरकर 2019-20 में 3.4% ही रह गया। इसमें भी स्कूली शिक्षा के मामले में बजट अन्य के मुकाबले कम हो गया है। बजट के संशोधित अनुमानों के आधार पर स्कूली शिक्षा को आवंटित कुल धनराशि 2014-15 में 38,600 करोड़ रुपए से घटकर 2018-19 में 37,100 करोड़ रुपए हो गई। पिछले एक दशक में के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में जो खर्च है देश के जीडीपी के 3% से भी कम हो गया है, जबकि प्रस्तावित वैश्विक मानक 6% का है। अब देख लेते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव क्या हैं। तो नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पहली बार
मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को बीच में छोड़कर निकल जाना पड़ेगा। उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार नहीं होगी या दूसरे सिस्टम नहीं होंगे कि वो अपनी शिक्षा को आगे तक ले जा सकें। अगला है, नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक ख़ास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल की डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये चीज़ें कोई नई नहीं हैं। 2012 में जो UPA 2 थी वो भी इसी तरह के परिवर्तन की बात कर रही थी, लेकिन BJP ने तब विरोध किया था और ये आगे नहीं बढ़ पाया था। आपको याद होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का कार्यक्रम लागू भी किया गया था और विरोध के बाद उसे हटा ले भी गया था। लेकिन इस पूरी जो शिक्षा नीति है इसका सबसे ज़्यादा जोर निजीकरण पर है। विदेशी यूनिवर्सिटी को यहाँ कैंपस खोलने की आज़ादी देने की बात हो रही है। और जो मूल प्रश्न है जो सबसे पहले हमने खबर में उठाया कि शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, घट रही है, लगातार घटाती गई है ये सरकार। और अब कह रही कि 6% करेंगे। कहाँ से 6% करेगी? आप 4-4.25% से घटा के 3% के नीचे ले आए हैं। आपका कमिटमेंट नहीं है, नियत नहीं है। तो शिक्षा नीति आप कुछ भी बना लें, अगर उसके लिए बजट नहीं रखेंगे तो वो काम नहीं करेगी। फिर इस पूरी शिक्षा नीति के साथ एक हिडन एजेंडा इस सरकार का चल रहा है, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं लगातार, कि शिक्षा के भगवाकरण की वो कोशिश कर रही है। शिक्षा में ऐसी चीज़ें ला रही हैं जो हिंदुत्ववादी हैं और जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने, विज्ञान को दूसरे ढंग से देखने और पुरानी जो अंधविश्वास हैं, कहना चाहिए अंधी परंपराएं हैं, उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति को एक प्रश्न के घेरे में खड़ा करती हैं। और निश्चित रूप से ये इस पर अभी बहस होगी। बहुत सारे डिटेल्स अभी हमारे सामने नहीं आए हैं, हम बीच बीच में इस पर बात करते रहेंगे। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत का मामला उलझता चला जा रहा है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ED ने बिहार पुलिस से सुशांत सिंह की मौत के मामले में पटना में हुई FIR की कॉपी मांगी है। बता दें कि सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके पुत्र के बैंक के खाते से कम 15 करोड़ रुपए अज्ञात खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। इसी लेन देन की जांच ED कर सकती है। सुशांत के पिता ने 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। रिया खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताती हैं, लेकिन सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की मौत रिया के कारण हुई। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ पटना में दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए। रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच मुंबई पुलिस पहले से कर रही है और उन्होंने अपना बयान भी पुलिस में दर्ज करा दिया है। उधर सुशांत की मौत की जांच CBI से कराने की मांग भी हो रही है। ये मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दी, लेकिन फिर भी हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि सुशांत सिंह मामले की जाँच उनकी सरकार CBI को नहीं सौंपेगी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत पाए गए थे। पुलिस का कहना था कि सुशांत ने आत्महत्या की है। इस मामले में की जांच मुंबई पुलिस कर रही। तो बहुत सारी उलझनें हैं। सुशांत ने आत्महत्या की है, हत्या किसी ने की है ऐसा कहीं से नहीं दिखता, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि उनको हत्या के लिए प्रेरित किया गया, उन पर दबाव डाले गए, उन पर इस तरह के दबाव डाले गए कि वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गए। बहुत सारे कारण आ रहे हैं। सुशांत सिंह की अपने बीमार होने की खबरें हैं, सुशांत सिंह की अपनी आदतों की भी बात कही जा रही है। फिर उनके पिता कुछ और कह रहे हैं, उनके घर के साथ जो संबंध थे उनको लेकर प्रश्न, बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, बहुत ढेर सारी पूछताछ है। और इस मामले को चूँकि
मीडिया ने इतना बड़ा बना दिया है कि अब सारे देश की निगाहें भी उस पर लगी। हालांकि एक कलाकार की मौत है, आत्महत्या है, उसकी जांच हो, अगर अपराध है तो उसका पता चलना चाहिए, लेकिन इसको मीडिया ने ग्लैमर और फिल्म इंडस्ट्री और मनोरंजन इन सब से जोड़कर एक ऐसा मामला बना दिया जो बहुत बिकाऊ हॉट केक की तरह बिक रहा है। इसलिए आपको चारों तरफ दिख रहा है। इस बीमारी से हमें बचना चाहिए। मीडिया इसी का फ़ायदा हम दर्शकों से उठाती है। और अब बुलेटिन ख़त्म करने के पहले कोरोना से संबंधित कुछ ताज़ा तरीन जानकारी। 24 घंटे में 52,000 से अधिक मामले हैं, यानी 50,000 की लिमिट भी कोरोना पार कर गया है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 15,83,000 से अधिक हो गया है। अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू अब नहीं रहेगा। जिम, योग स्थान, संस्थान खुल सकेंगे। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,70,00,000 से अधिक हो गई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।